आज के पॉडकास्ट में हमने जो गेस्ट बुलाए हैं वो हाई कोर्ट में वर्किंग में हैं और उनके प्रोफेशन में उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ राखी वर्मा जी को, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी की स्टार्टिंग 2016 से कह सकते हैं हम कि वहाँ से हुई है जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया। देन अभी 2021 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपके प्रोफेशन में आप कौन कौन से केस हैंडल करते हैं? मोस्टली सभी क्रिमिनल में ज़्यादा फोकस है मेरा, क्रिमिनल इंटरेस्टिंग है। और जैसे आपके प्रोफेशन में आपने अलग अलग फील्ड में केस स्टडी करी होगी, तो ऐसा कौन सा केस है जो आपको लगता है कि नहीं, इससे मेरी मेंटलिटी चेंज हुई है मेरे प्रोफेशन को लेकर? देखिए, हर केस अपने आप में न्यू होता है, इंटरेस्टिंग होता है। एक बेसिकली कहते हैं कि मारा पीटी का केस हुआ। हर व्यक्ति की लड़ाई सामने वाले व्यक्ति से एक अलग व्यू में होती है। किसी के पैसे के लिए हो सकती है, किसी की नॉर्मल एक्सीडेंट के पीछे हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इस पर वकीलों के जीवन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और मैं बात करना चाहूँगा लीगल एडवाइस के बारे में। जैसे बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं व्यूअर्स कि बोलते हैं कि लीगल एडवाइस के पास मतलब जो वकील के पास जाते हैं तो कुछ वकील्स क्या है, उनके बारे में मेंटलिटी अच्छी नहीं है। वो बोलते हैं कि पैसे ले लेते हैं, वर्क नहीं करते हैं, अगर केस लगा है कोर्ट में तो तारीख नहीं आ पाती है या किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आम जनता तक है ना, क्या प्रॉब्लम, मेन चीज क्या है, नॉलेज नहीं रहता है, तो फिर क्या अलग अलग परसेप्शन उठ के हमारे पास आते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वकील का दूसरा नाम ही कह सकते हैं, या तो सॉल्यूशन होता है या फिर ज्ञान होता है। अगर व्यक्ति अपने ज्ञान का पैसा ले रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी अपनी फीस ले रहा है, वकील भी अपनी फीस ले रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, बहुत सारी लीगल सर्विसेज है जो टोटली फ्री रहती है, जैसे वैदिक सहायता। बहुत सारे NGOs रहते हैं, वो आपको फ्री एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति, हर वकील आपको फ्री एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तित्व रहता है, उसका व्यक्तित्व ज्ञान, उसके अर्जन क्या है, वो आपको पैसे में दे रहा है या फ्री में, उसका पर्सनल है। तो राखी जी, आप इस फील्ड में किस प्रोफेशन से आए, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। क्या इंटरेस्ट था आपका जो आपने इस फील्ड को चूज करा है और इसी में अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट करा है? देखिए, जब आप एक आम व्यक्ति होते हैं तब आपकी कोई सुनना पसंद नहीं करता है। आप सिर्फ भटकते रहते हैं कि कोई हमारी सुने, हमारी परेशानियां हल हो। लेकिन आप किसी पद पर आ जाते हैं तब, या आपके पास एक पावर आ जाता है, तब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि व्यक्ति आपके सुनते हैं। आपके पास खुद के पास एक पावर होता है। और मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है कि मैं अपने साथ साथ अपने साथियों की भी आवाज उठा सकती हूँ, उनका पॉइंट भी रख सकती हूँ, उन्हें भी न्याय दिला सकती हूँ, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। तो राखी जी, अगर किसी स्टूडेंट को LLB में आना चाहता है तो उसके बिगिनिंग पॉइंट्स कहाँ तक होते हैं? मतलब जैसे 10th 12th के बाद वो कौन कौन से कोर्स ले जिससे वो LLB कर सकता है और एक हाई लेवल एडवोकेट बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए। एडवोकेसी के लिए आपको लॉ तो करना पड़ेगा। लॉ आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। आफ्टर 12th करते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा चूज करें? 12th तक आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ऑल ओवर स्ट्रीम से, मतलब अगर कोई व्यूअर्स करना चाहता है LLB, हाँ, तो किसी भी स्ट्रीम से वो LLB कर सकता है, यही आप बोलना चाहते हैं? LLB बाद में होता है, लाइक पहले BA या BCom, मतलब पहले ग्रेजुएशन कोर्स एक करना पड़ेगा। हाँ, आफ्टर 12th तक आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ LLB कर सकते हैं, लाइक BLLB, BLLB के साथ साथ BBLLB, या ऐसे BCom LLB हुआ, इसके साथ आप LLB भी कर सकते हैं, BA, BBA, BCom ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। तो आपकी 2 डिग्री एक साथ हो जाती है। मतलब इन दोनों कंबाइंड डुअल में सब्जेक्ट लेके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये 12th के बाद होता है। अगर 12th के बाद आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया है
जैसे बीए कर लिया है, बीकॉम, एमबीए, बीए वगैरह जो भी किया हो आपने, ठीक है। उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होती। एलएलबी के बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट बनने के बाद भी आपके पास बहुत सारी फील्ड रहती है कि आपका एडवोकेसी में किस फील्ड में इंटरेस्ट मतलब है। ब्रांचेस ओपन हो जाती है। हमारा एक इंडिविजुअली कोर्स ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास इसको खुल जाता है कि हमको क्रिमिनल में जाना है, पब्लिक में जाना है, सिविल में जाना है, सर सिविल में जाना है। तो इस प्रकार के अलग अलग फील्ड्स हमारे पास ओपन हो जाती है। बेसिकली ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि क्रिमिनल्स इजी लग रहा है आपको, आप क्रिमिनल एडवोकेट बन जाइए। सिविल, कॉर्पोरेट, साइबर, ऐसे बहुत सारी फील्ड होती है जो आप उसमें एक अपना कह सकते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से स्पेशली कहते हैं मास्टर्स कर सकते हैं। Masters। इसके बाद एलएलबी के बाद आप एलएलएम भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सोशल में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, साइबर में हुआ, क्रिमिनल में हुआ। मैंने बेसिकली क्रिमिनल में एलएलएम कर रखा है। और मैंने सुना है कि जो प्राइवेट कंपनियां रहती है जिनका थोड़ा बजट ज्यादा रहता है, वो एक इंडिविजुअली लॉयर या एडवोकेट हायर करके रखती है। तो वो किस कारण से हायर करके रखती है, आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। हायर नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि एडवाइजर रहते हैं वो, उन्हें एडवाइस देना वकील का काम है। काम बिल्कुल ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए दे रहे हैं या आम व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो कंपनी के केस भी देखते हैं, जैसे 138 इसको अपन चेक बाउंस समझते हो क्या जी, उसको 138 NIA बोलते हैं, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो कंपनीज के कुछ एडवोकेट कंपनीज के केस लेते हैं 138 के, चेक बाउंस के, ऐसे अलग अलग फील्ड के केस लॉस डील करने में आते हैं। वो एडवोकेट पर ही होता है कि वो किस में इंटरेस्ट लेते हैं और किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे अगर कोई इंडिविजुअली किसी वकील से राय लेना चाहता है, एडवाइस लेना चाहता है, तो ये पेड रहता है या अनपेड रहता है? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देख रखा है बहुत सारे जो एडवोकेट रहते हैं उनके ऑफिस के आगे लिखा रहता है कंसल्टेंसी फीस, परामर्श शुल्क। तो इस प्रकार के कुछ लगा के मैंने देखा है, किसी के ऑफिस में लगा रहता है, किसी में नहीं लगा रहता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए। सर ये तो डिपेंड करता है वकील पर कि वो आपकी सहायता करना मतलब उसकी चॉइस है वो कि वो ले या नहीं ले। वो आपकी एक नारियल, एक शॉल या 1 रुपए में भी काम कर देगा केस है। और बहुत सारे वकील ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया या 11 रुपए में भी, सुप्रीम कोर्ट के वकील ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया भी है। बहुत हाईलाइट केसेस हैं, आप थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। बिल्कुल, आप सब गूगल करके देखिए कौन कौन से ऐसे केस हैं जो कि हाईलाइट हैं। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं हम बिना प्रतिफल के नहीं करते। कोई भी प्रोफेशन हो, हाँ। जैसे अगर एक इंजीनियर भी अगर इंजीनियरिंग कर रखी है तो सिंपल सी बात है वो कुछ अर्न करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है उसकी लाइफ में। बिना प्रतिफल के कोई काम नहीं होता। प्रतिफल में हम कुछ भी ले सकते हैं, 11 रुपए भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं। वकील की कहीं भी फीस डिसाइड नहीं है, वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसके चार्जेस। वकील का नॉलेज कितने कैसे हैंडल कर रखे हैं। आफ्टर 12th या कोई अगर नया स्टूडेंट है या ऑलरेडी LLB कर रहा है तो उसको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक अच्छा वकील बन सके, इसके बारे में आप थोड़ा मुझे समझाएं। देखिए, अगर इनिशियल स्टेज पे है, लाइक उसने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है, उसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, तो उसे स्टार्टिंग तो अपने कॉलेज पर ही ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइम अगर वो कॉलेज जाए या कॉलेज में ही देता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज वकील आप नहीं कर सकते। डिग्री आप ले लेंगे लेकिन नॉलेज नहीं आएगा। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि साथ में इंटर्नशिप करे क्या, या कोई जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में उसके असिस्टेंट के रूप में वर्क करे तो नॉलेज और ज्यादा गेन हो सके, ये भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, बेसिकली आपके पास सबसे पहले तो बुकों का, किताबों का ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, अलग बातें, और प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली चीजें बहुत अलग अलग चलती हैं। बिल्कुल अलग अलग चलती हैं। और प्रोसीजर वो ये नहीं करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप
अपन कह सकते हैं कि वकील जो रहते हैं आपस में पूरी बात ऐसे नहीं करते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जी। केस के बारे में वो धाराओं से बात करते हैं। एक मारापीटी का केस हुआ तो अगर सिर्फ वकील बोल देता है कि 34 है 290 तो सामने वाला समझ जाता है क्योंकि उसको भी धाराएं पता है। अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो सबसे पहले नियम धाराएं आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। हाँ। और वो पढ़ने के सही आएगी। जैसे 34 है 294 है 323 है 506 है। अब ये आम व्यक्ति को नहीं पता कि हमने क्या बोला, लेकिन एक वकील को पता है कि हाँ 34 है 323 है 506 है 294, मतलब गाली गलौज की है, मारपीट की है, धमकी दी है। 34 मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति है। ये हुआ है कि 2023 में अब लॉज चेंज हो गए हैं। IPC से अब हम BNS पे आ गए हैं, उसमें ये सेक्शन अलग है, वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। लेकिन हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में अभी हम IPC से ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी वो ही हमने भी बुक्स पढ़ी थी तो हमें भी अभी वही याद है। तो ये ऐसा होता है कि जब तक कि आपके पास किताबी ज्ञान नहीं है तब तक आप सिर्फ ऐसे मुँह देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले किताबी ज्ञान, तो उसके वो कहाँ से मिलेगा? या तो आप सेल्फ स्टडी करिए या तो आप कॉलेज नहीं जाएंगे, इंटर्नशिप्स नहीं करेंगे। कोर्ट आने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप कोर्ट आइए 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर 9 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर, उसके बाद आपको जीवन भर कोर्ट ही आता है। लेकिन आप बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे पहले अपने कॉलेज से कीजिए, वहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए, मूव कोर्ट में भाग लीजिए। आपका एक कह सकते हैं आप कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। आपका जितना अच्छा नॉलेज होता है आप आपके सीनियर के लिए उतने ही काम आते हैं। अगर आप 5th जनरेशन लॉयर हैं, आपके फादर या रिलेटिव्स एडवोकेट नहीं होते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कोर्ट के अंदर जाकर आपको डिसाइड होता है कि आप वकील बनेंगे या मुंशी बनेंगे। आप सिर्फ फाइलिंग करते रह जाएंगे अगर आपके पास काम या आपके पास ज्ञान नहीं है। आपके पास ज्ञान है तो ही व्यक्ति आपके पास आएगा। आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आप ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। ड्राफ्टिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप बेसिकली नॉर्मली कंप्यूटर आपको आता होगा, तब आप ड्राफ्टिंग कर। आप आपके सीनियर के कुछ काम आएंगे, सीनियर आपको बताएंगे। आप जाकर भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, और ये आप कॉलेज टाइम में ही करते हैं, क्योंकि एक बार कोर्ट जाने के बाद आप सोचें कि सुबह 10 बजे से रात की 9 बजे 8 बजे तक आप कोर्ट में काम कर लें और फिर 2 घंटे अपने सेल्फ भी निकालें, संभव नहीं होता है, क्योंकि तब आप स्टडी नहीं कर पाते। आपको नेक्स्ट डे की फाइल पढ़नी होती है। आप क्या क्या करेंगे? ये जो इनिशियल टाइम है आपके पास, आपको इन्हीं टाइम में अपना सारा चीज़ें कवर कर लेना चाहिए, तो आप बेटर निखर कर आएंगे। और अगर आपके फादर या रिलेटिव भी हैं जिनके पास आप एडवोकेसी करते हैं, तो इसमें यह रहता है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपके पास मिल जाता है, बैकग्राउंड बना बनाया पहले से मिल हाँ, जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी बिल्ड रहता है। लेकिन क्या आप उसको आगे चला पाएंगे बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के? आपके फादर ने वो कर लिया, क्या आप कर पाएंगे? इसलिए मारवाड़ी लोगों में पहले बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है ताकि आगे जाकर सामान से। तो राकेश जी, आप मुझे बताइए कि कोर्ट रूम की जो स्टोरीज होती है और रियलिटी में क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमने कुछ और देख रखा है, आपने कुछ और देखा होगा, तो इसको जरा खुल के बताइए। देखिए, कोर्ट रूम्स जो आपने देखे हैं वो बेसिकली मेरे ख्याल से तो आपने रील्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे। रियल लाइफ में कोर्ट रूम वैसे नहीं होते। कोर्ट वो जगह है जहाँ हम डेली जाते हैं और आप बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल। कोर्ट बेसिकली बहुत अलग रहते हैं, वहाँ पर स्टोरीज जैसा कुछ नहीं होता है। बीच में कोई भी खड़ा होकर एकदम से बोल देता है, जजेस बोलते हैं बैठ जाओ, इस प्रकार के चीजें हमने तो रील्स में यही देखा है। नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। आपकी बात अगर आप पीड़ित हैं तो आपकी बात शासन करता है। शासन आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश शासन वर्सेस कोई भी, या पुलिस थाना राव महू कोई भी, और वर्सेस मतलब
विरुद्ध में। हाँ, विरुद्ध में जो रहता है ये तो अगर आपकी बात है, आप पीड़ित हैं, तो आपकी बात रखने के लिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते जी। हैं वो आपकी बात रखते हैं। और अगर आप पीड़ित नहीं हैं, आप आरोपी हैं, तो आपकी बात हम रखते हैं। जिन वकीलों को आपने आपका वकालतनामा या मेमो से हायर किया होता है कि आप हमारी बात रखें। आप ऐसा नहीं है कि आप खुद अपनी बात नहीं रख सकते, पर उसकी भी कंडीशंस होती हैं। अगर आम जनता के साथ कुछ गतिविधि हो जाती है तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो प्राइमरी स्टेज पे सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। एफआईआर दर्ज करवाने से ये हो जाता है, वो एक होता है एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिकॉर्ड पहुंच जाता है कि हम पीड़ित हैं, हम ये दर्ज कराने हैं, इस प्रकार से। आप ही पीड़ित हैं, आप ही दर्ज करवाने आए हैं। हाँ आप अपनी जो आपकी पीड़ा है जी, वो आप जाकर थाने में ही बताएंगे ना। बिल्कुल। अगर वहाँ आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप आवेदन दे सकते हैं, एसपी कार्यालय में दे सकते हैं, कमिश्नर में दे सकते हैं, 0 एफआईआर किसी अन्य थाने में लिखवा सकते हैं। और ऐसी बहुत सी आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में आप प्राइवेट कंप्लेंट लिखवा सकते हैं कि हम एफआईआर हमने लिखवाई थी, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी गवर्नमेंट में बहुत सारी जनता के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी है, लाइक सीएम हेल्पलाइन आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। ऐसे अलग अलग नंबर्स हैं जिस पे आप शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। सिर्फ एफआईआर ही नहीं है जो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एफआईआर लाइक ऐसा हो जाता है कि अभी आम जनता नहीं समझ आ रहा सबसे पहले क्या करें, बिल्कुल एफआईआर करवा देते हैं। और पुलिस थाने में बर्डन इतना है कि वो हर व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखते। बहुत सारे व्यक्ति फेस करते हैं इन प्रॉब्लम्स को कि हमारी एफआईआर नहीं लिखी, हम गए थे हमारी एफआईआर नहीं लिखी। आपकी एफआईआर नहीं लिखी, कोई बात नहीं, आवेदन दे दीजिए, बाय पोस्ट पहुंचा दीजिए। वो बाय पोस्ट की आपके पास रिसिप्ट होती है, उसके बेसिस पर हम प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन आप स्टेज 1 से स्टार्ट तो कीजिए, उसके बाद आपकी बहुत सारी लाइन से जो खुल जाती है। तो राकेश जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपकी एक नई पहल है जो आम जनता तक जाएगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज का व्यक्ति सिर्फ मोबाइल में स्क्रॉल करते करते टाइम निकाल देगा। हाँ, तो स्क्रॉल करते करते ही अगर वो कुछ नॉलेज भी गेन कर लेगा, जैसे ऑनलाइन स्टडी हुआ, यही ऑनलाइन कुछ नॉलेज आपके माध्यम से भी उन्हें मिल जाएगा। ये आपकी एक स्टार्टिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे चैनल्स को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें। ये एक अच्छी पहल है आपकी। आशा करते हैं आप दोबारा इस पॉडकास्ट में आएंगे और हमारा संबोधन करेंगे। धन्यवाद। के बाहर जा रहे हैं। अभी लोग वो आ गया 180 220 भी आ गया। तो कितनी देर में चार्ज कर? 15 मिनट में चार्ज कर देता फुल? ये 5 मिनट में कर देता 120 वाट। भाई साहब जिसको कमी लग रही है फिर तो। और हम कितना चलाता हूँ फुल चार्ज कितना चलाता हूँ पूरा टाइम खोली। आप तो बस इतना है कि बस आँख खोली चार्जिंग बस हो गया। पहले वाले तो रात भर चालू पटक रखे, सुबह तक भी 80 नहीं हो रहे। और वो कहाँ गया? ये बात क्यों आपने मुझे भैया भेजा था। एक बार ओला देता हूँ मेरा फोन दे, ऑडियो मुझे मेरा फोन दो। सर ऐसा है कि आप जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो AIB की एग्जाम होती है। AIB की एग्जाम ओपन बुक एग्जाम रहती है। इसमें ये होता है कि उस एग्जाम में आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें सब सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। वो ओपन बुक एग्जाम में बैरेक्ट के थ्रू होती है। आप बैरेक्ट ले जाइए, उसमें से बैरेक्ट से देखिए और आंसर टिक कर लीजिए। वो बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन हाँ कौन सा क्वेश्चन किस बैरेक्ट का है यही आपको नहीं पता होता है तो वो एग्जाम नहीं निकलती। बहुत सारे बच्चे ओपन बुक एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं। जो AIB का बहुत इजी एग्जाम होता है वो, क्योंकि आपके पास सारी बैरेक्ट्स रखी है यहाँ पर, आपको बस उसमें से देखना है और यहाँ टिक लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको यही नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन कौन से बैरेक्ट का है। आपके पास 32 या 19 बैरेक्ट्स रहती है, तो इसके लिए भी यही होता है कि आप एटलीस्ट
इतना तो पढ़कर जाइए कि आपको ये पता हो कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, आईपीसी का है, सीआरपीसी का है, एविडेंस का है, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स रहते हैं। बस उसके अलावा वो एग्जाम बहुत ईजी है। हो गया क्लियर आपका क्वेश्चन?